दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक फेमस नोवेलिस्ट जिन्होंने पैसेज टू इंडिया को लिखा था उनका एक वर्क डिस्कस करेंगे, एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल। इस वर्क को लिखा था E.M. फॉस्टर ने। और दोस्तों इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो सारे बताए हैं यहाँ पर E.M. फॉस्टर ने। तो इसकी समरी डिस्कस नहीं करेंगे, वैसे तो समरी है ये वीडियो, लेकिन दोस्तों टेक्स्ट में से पढ़कर निकाली गई समरी है। मतलब 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक तो स्टोरी क्या होती है, कैरेक्टर क्या होते हैं और पॉइंट ऑफ व्यू। ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो शुरुआत में बताएं। बाकी के 3 या 4 एस्पेक्ट्स जो हैं, 7 एस्पेक्ट्स हैं इन्होंने बताए हैं इस वर्क के अंदर। तो 3 मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बाकी के 4 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल के 3 एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, स्टोरी, कैरेक्टर और पॉइंट ऑफ व्यू। और भी एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन मेरा काम है आपको ढंग से चीज़ को समझाना ताकि आपको ये बुक अच्छे से समझ में आए, ताकि आप कुछ लिख भी सको, ताकि आगे आप इसके बारे में बात भी कर सको। तो सबसे पहले जो एस्पेक्ट है वो है स्टोरी। किसी भी नोवेल को लिखने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टोरी। मैं यहाँ पर प्लॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टोरी की बात कर रहा हूँ। जो E.M. फॉस्टर ने यहाँ पर कही है कि स्टोरी नोवेल की बैकबोन होती है। आपके पास स्टोरी नहीं होगी ना, तो आपकी ऑडियंस इंटरेस्टेड भी नहीं होगी अगले इवेंट को पढ़ने में। इवेंट्स का एक सीक्वेंस ऐसे अरेंज करना पड़ता है ताकि पढ़ने वाले का इंटरेस्ट जागे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। देखना, जैसे ब्रेकफास्ट है, आपने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया और रात में डिनर करोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि पहले डिनर कर लिया बाद में ब्रेकफास्ट किया। पहले मंडे आता है, उसके बाद ही तो ट्यूसडे आता है ना। ऐसा तो नहीं है पहले ट्यूसडे आएगा फिर मंडे आएगा। वैसे ही नोवेलिस्ट को ये पता होना चाहिए कि उसके एक इवेंट के बाद में कौन सा इवेंट आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बोली है कि एक नोवेलिस्ट को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उसको सीक्वेंस को कैसे अरेंज करना है, इवेंट्स के सीक्वेंस को कैसे अरेंज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब स्टोरी लिखने के लिए वो नोवेलिस्ट को 2 चीज़ें बताते हैं कि सिर्फ 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो कोई इंसान आपकी नोवेल पढ़ रहा है तो वो जानना चाहेगा कि आगे क्या होगा, या फिर दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, वो जानना नहीं चाहेगा कि आगे क्या होने वाला है। तीसरी कोई चीज़ है ही नहीं। तो आपको अपनी स्टोरी ऐसे डिज़ाइन करनी है कि नोवेल पढ़ने वाला ये ज़रूर जानना चाहे कि आगे क्या होगा। इस वर्क के अंदर काफ़ी सारे नोवेलिस्ट का एग्जाम्पल देते हैं। लॉरेंस स्टर्न हो गए, एमिली ब्रॉन्टी हो गई, इन सब का एग्जाम्पल एक तरफ दिया है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसे राइटर का एग्जाम्पल दिया है जो एकदम परफेक्टली फिट बैठता है स्टोरीज लिखने में। सर वॉल्टर स्कॉट। आपने ज़रूर इस नोवेलिस्ट का नाम सुना होगा, सर वॉल्टर स्कॉट। हिस्टोरिकल नोवेल्स लिखने में बहुत बड़ा नाम है। वो बोलते हैं कि स्कॉट की नोवेल्स के अंदर आपको एक आर्टिस्टिक डिटैचमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ एक स्टोरी मिलेगी। उनको प्लॉट कंस्ट्रक्ट करना नहीं आता था, स्टोरी लिखना बहुत अच्छे से आता था। उनकी नोवेल्स में एक खास इंग्रेडिएंट की कमी थी, वो था पैशन। एक आर्टिस्टिक डिटैचमेंट नहीं मिलेगा, पैशन नहीं मिलेगा उनकी नोवेल के अंदर, लेकिन एक स्टोरी जरूर मिलेगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर वॉल्टर स्कॉट अगर इतने अच्छे तरीके से प्लॉट डिजाइन नहीं कर सकते थे तो वो इतने फेमस क्यों हैं। तो यहाँ पर वो अपनी इस वर्क के अंदर इस बात का भी जवाब देते हैं, क्योंकि जब वो यंग थे ना वॉल्टर स्कॉट, तो उनकी एल्डर जनरेशन के लोग उनके वर्क को पढ़ते थे सीना ठोक के। और दूसरा, स्टोरी सुनाने का तरीका वॉल्टर स्कॉट को अच्छे से आता था। वो वर्क में सस्पेंस तो क्रिएट कर देते थे, लेकिन आर्टिस्टिक टच नहीं दे पाते थे। एक चीज़ होती है कॉज एंड इफेक्ट। जब कोई घटना होगी तभी तो उसका इफेक्ट दिखाई देगा, कुछ बात होगी तभी तो उसका इफेक्ट दिखेगा ना। वो चीज़ ऑडियंस को बांध के रखती है और ऑडियंस याद रखती है कि कुछ कॉज हुआ था तभी तो इफेक्ट दिखा था। यहाँ पर E.M. फॉस्टर बोलते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो लोग भूल जाएंगे स्टोरी को। जैसे कि 3 इडियट्स जो मूवी थी, उसका एक एक सीन लोगों को याद है, क्योंकि लोगों को पता है कि एक सीन में जो हुआ वो क्यों हुआ था, मतलब उसके पीछे कोई कॉज था, तभी ये चीज़ हमें दिखाई दी। जबकि कई फिल्में ऐसी होती है जिनके सीन्स तो छोड़ो, स्टोरी तक याद नहीं रह पाती। कारण क्या है कि हम भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल ढंग से अप्लाई नहीं किया जाता। तो वॉल्टर स्कॉट की एक नोवेल का एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं, इवन वो यहाँ पर उस नोवेल के
एक चैप्टर को पढ़कर के भी बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसे स्टोरी तैयार हुई है, लेकिन कैरेक्टर्स के साथ में कोई कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, ना ही हमें ये जानने में इंटरेस्ट है कि आगे क्या होगा। वो कोई रीजंस ही नहीं देते कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। शायद उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इस चीज़ में कि इस चीज़ को डेवलप करें। बस एक के बाद एक किस्से को बताना उनका मेन एम था। कॉज एंड इफेक्ट पर कोई ध्यान नहीं देते थे यहाँ पर। कौन? सर वॉल्टर स्कॉट। यहाँ उन्होंने और भी नोवेलिस्ट के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे लियो टॉल्स्टॉय और गर्ट्रूड स्टेन। ठीक है, ये था पहला एस्पेक्ट, स्टोरी। अब दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं, कैरेक्टर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर कैरेक्टर को पीपल कहकर बोला है इस एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल के अंदर, और ये सबसे बड़ा पार्ट है कैरेक्टर वाला। हिस्ट्री की बुक्स में आपको कैरेक्टर मिलता है और नोवेल्स में भी आपको कैरेक्टर मिलता है। हिस्ट्री की बुक में आपको जो कैरेक्टर मिलता है वो कैरेक्टर अलग होता है जो नोवेल में आपको कैरेक्टर मिलता है उससे। जैसे क्वीन विक्टोरिया का कैरेक्टर हम सबको पता है, लेकिन हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हिस्ट्री में वो कहाँ स्टैंड करती थी, वो कहाँ की क्वीन थी, वो कैसे क्वीन बनी, ये सारी चीज़ें हमें पता है। लेकिन वहीं अगर उन पर कोई नोवेल लिखेगा तो आप देखना वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को नहीं बल्कि उनके पर्सनल साइड्स को ज़्यादा रखेगा, क्योंकि नोवेल का मतलब ही अलग होता है। हिस्ट्री तो हमें गूगल पर भी मिल जाएगी, बुक्स के अंदर भी मिल जाएगी। हिस्ट्री हमेशा एक्सटर्नल कॉज पर फोकस करती है, एक्सटर्नल कॉजेस पर फोकस करती है, जबकि नोवेल ह्यूमन के नेचर पर जोर देती है। वो बड़ी कमाल की लाइन यहाँ पर बोलते हैं कि ब्रिटेन का बच्चा बच्चा जानता है, लिटरेचर पढ़ने वाला नोट कर लेना, बड़ी कमाल की लाइन है। द हिस्टोरियन रिकॉर्ड्स वेयर एज द नोवेलिस्ट मस्ट क्रिएट। हिस्टोरियन तो रिकॉर्ड करता है जबकि नोवेलिस्ट क्रिएट करता है। डेली लाइफ में भी हम अपने आसपास कितने ही कैरेक्टर्स देखते हैं, लेकिन क्या कभी हम उनको कंप्लीटली समझ पाते हैं? नहीं। नोवेल के अंदर के कैरेक्टर्स को हम कंप्लीटली समझ जाते हैं, लेकिन डेली लाइफ में हम जिन कैरेक्टर्स को देखते हैं उनकी आउटर फीचर्स को देखकर अंदाजा लगाते हैं। अगर नोवेल हम पढ़ेंगे तो उस कैरेक्टर के इनर थॉट्स को भी पढ़ेंगे, उसके इनर थॉट्स का भी पता चलेगा। यहां पर कैरेक्टर्स के वो दो टाइप्स बताते हैं, कैरेक्टर्स को दो टाइप्स में बांटते हैं। एक होता है फ्लैट कैरेक्टर और दूसरा होता है राउंड कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर के लिए वो बोलते हैं कि 17वीं सेंचुरी तक फ्लैट कैरेक्टर को ह्यूमरस कैरेक्टर कहा जाता था। ऐसे कैरेक्टर जो सिर्फ एक सिंगल आइडिया या सिंगल क्वालिटी लेकर चलते हैं, एक सिंगल इमोशन लेकर चलते हैं। आपको नोवेल में फ्लैट कैरेक्टर की खास बात यह मिलेगी कि कहीं भी आपको वो मिल जाए आप उसको इजीली पहचान लोगे, और उसे आप पहचानोगे अपने विजुअल आई से नहीं बल्कि अपने इमोशनल आई से पहचान लोगे। इमोशनल आई से पहचान लोगे, विजुअल आई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इन कैरेक्टर्स को रीइंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इनका अपना एक एटमॉस्फेयर होता है। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि नोवेल खत्म होने के बाद में भी ये कैरेक्टर्स आपको इजीली याद रहते हैं। जैसे चार्ल्स डिकेंस की नोवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, उसके अंदर मिस हैविसम का कैरेक्टर सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं होता, आपको याद रहेगा वो कैरेक्टर। जबकि पिप का कैरेक्टर राउंड बनाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन कंप्लीटली वो राउंड नहीं बन पाया। वो H.G. वेल्स के कैरेक्टर्स को भी एक फोटोग्राफ की तरह फ्लैट बताते हैं, और इन दोनों नोवेलिस्ट को एक तरफ रखकर वो रिचर्ड शेरिडन, डैनियल डेफो और जेन ऑस्टन इनको इनसे अलग बताते हैं, क्योंकि इन तीनों के वर्क्स भले ही ग्रेट नहीं होते थे, लेकिन फिर भी इनका टच बड़ा कमाल का होता था कि ये अपने वर्क्स के अंदर अपने कैरेक्टर्स को राउंड डिज़ाइन करते थे। स्पेशली जेन ऑस्टन का यहाँ पर एग्जांपल देते हुए बोलते हैं कि डिकेंस के मुकाबले जेन ऑस्टन एक ट्रू आर्टिस्ट हैं। वो चार्ल्स डिकेंस के मुकाबले जेन ऑस्टन को एक ट्रू आर्टिस्ट बोलते हैं, क्योंकि छोटे से छोटा कैरेक्टर भी क्यों ना हो जेन ऑस्टन की नोवेल के अंदर, जैसे आप प्राइड एंड प्रेजुडिस में शार्लोट लूकस का कैरेक्टर देख लो, आपको छोटे से छोटा कैरेक्टर भी राउंड ही मिलेगा। तो आपको फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर में फ़र्क समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू की। वो बताते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू नोवेल में कैसा होना चाहिए। इसके लिए वो नोवेलिस्ट को सलाह देते हैं कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में लिखो, बस ऐसे लिखो कि रीडर आपकी बात पर, आपकी लिखी बात पर विश्वास कर ले, चाहे आपको मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू क्यों ना यूज़ करने पड़े।
जैसे कि चार्ल्स डिकेंस की नोवेल का एग्जाम्पल देते हैं, वो ब्लीक हाउस नोवेल है। उसका फर्स्ट चैप्टर ऑमनिशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, जबकि सेकंड चैप्टर पार्शली ऑमनिशिएंट हुआ। जबकि तीसरा चैप्टर जो लिखा वो चार्ल्स डिकेंस से बिल्कुल ही ड्रामेटिक कर दिया। तो मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू भी चलेंगे। जैसे लियो टॉल्स्टॉय का भी एग्जांपल देते हैं, उनकी नोवेल वॉर एंड पीस का एग्जांपल देते हुए बोलते हैं कि उसके अंदर भी लियो टॉल्स्टॉय ने मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज का यूज किया है। तो पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हो, रीडर को विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो 3 एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताया ई.एम. फॉस्टर के हिसाब से। इन्होंने काफ़ी सारे नोवेलिस्ट के एग्जाम्पल दिए हैं, कई नोवेल्स के तो टेक्स्ट भी पढ़कर सुनाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आई है। नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो एस्पेक्ट्स हैं नोवेल की, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया इस वीडियो में। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।